अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुरवर्दी। इस वक्त पंजाब में डेंगू के मरीज़ भी सामने आ रहे हैं। कोविड की डेथ्स तो सामने आ ही रही थी, लेकिन डेंगू की डेथ्स भी सामने आ रही हैं। केपी में भी डेंगू की डेथ्स सामने आ रही हैं। कोविड की सूरत हाल भी अजीब है। एक तरफ गवर्नमेंट ने नरमियाँ कम की हैं, लेकिन दूसरी तरफ डेथ रेट भी हमें नज़र आ रहा है कोविड का, और इर्द गिर्द भी हमें कोविड की डेथ्स नज़र आ रही हैं। फिर जाली वैक्सीनेशन की बात हो रही है। ऐसे में निज़ाम सेहत पर बहुत से सवालात पैदा हो गए हैं, बिलखसूस डेंगू के दोबारा सर उठाने से कि ये क्यों डेंगू, कोरोना और डेंगू दोनों से लोग कैसे लड़ेंगे। अब कोई कहता है मैं डेंगू का शिकार हूँ, उसको भी बुखार है, कोई कहता है मैं कोविड का शिकार हूँ, उसे भी बुखार है। कौन सा बुखार डेंगू का है, कौन सा कोविड का है, दोनों टेस्ट कराने पड़ेंगे। लोग एक अजीब कश्मकश और मुश्किल का शिकार हैं। इस पर हम बात करेंगे आज। हुकूमत का तो हमने बहुत मौक़िफ़ सुना है। 7 साल वज़ीर सेहत रहे हैं पंजाब के ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग वज़ीर सेहत हैं, जिन्होंने सिर्फ सेहत की वजारत पर काम किया है और कोई वजारत इनके पास कभी नहीं रही है। लिहाजा सेहत के मामले में और हेल्थ का जो हमारा है इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर इन्हें काफ़ी अथॉरिटी माना जाता है। तो हम आज ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। वालेकुम अस्सलाम जमल भाई। ख्वाजा साहब, कोविड की बात बाद में करेंगे, डेंगू की पहले करते हैं। डेंगू पर तो हमने कवर कर लिया था, डेथ रेट 0 हो गया था, सब कुछ हो गया था। फिर हमें डेंगू की डेथ्स नज़र आने लग गई हैं और डेंगू फैल रहा है, क्यों? मुज़म्मिल भाई, ये मौजूदा हुकूमत की बहुत ही, इसको नालायकी ही कहना पड़ेगा और गैर संजीदगी ही कहना पड़ेगा। 2011 की आउटब्रेक के बाद, जिसको शहबाज साहब ने लीड किया था, जो अगले 6 साल थे, हर सीज़न में हमने मेहनत की, प्रॉपर टाइम पे काम किया, जो उसके SOPs थे उन पे अमल किया, और उसकी वजह से अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने बेशुमार ज़िंदगियाँ बचाईं, अल्लाह ने हमें वसीला बनाया। अगर आप एक गौर करें इस वक्त, तो मैं पंजाब से पहले ज़रा KPK की बात करना चाहूँगा कि वहाँ पे भी जो सूरत हाल वो कई साल से चल रही है। यानी इनके पास वहाँ पे जो हुकूमत है उसको 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। वहाँ पे जो इनकी पहली टर्म थी 2013 में जो आई थी, उसके बाद भी आपको पता है वहाँ पे कई दफ़ा आउटब्रेक हुई थी। और जो पेशावर की आउटब्रेक हुई थी उसमें हमने ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को और मरहूम फैसल मसूद साहब को शहबाज साहब ने अदवायात के साथ ही भेजा था, जिन्होंने वहाँ पे जाके काम भी किया था। इन्होंने खैर उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया था, लेकिन चूँकि गवर्नर हमारे थे तो पेशावर में हमने जाके काफ़ी काम किया था। वहाँ पे भी अगर आप देखें तो उस वक्त हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स हैं। पेशावर में जो पेशेंट्स की बात है, तो वहाँ पे जो मैंने इतवार की रिपोर्टिंग देखी थी, जो मैंने मीडिया में देखी थी, वो 200 से ज़ायद पेशेंट्स है। इसका मतलब ये है कि 200 से ज़ायद पेशेंट का मतलब ये है कि इससे पेशेंट की तादाद कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो पेशेंट्स हैं जो सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं, जो प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं या घर ही एक्सपोजर हुआ और उसका तो ठीक हो गया, वो इस निज़ाम में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि पेशावर में और KPK के दीगर शहरों में आउटब्रेक वाली सूरत हाल है। और ये इसलिए होती है वहाँ पे कि आप फरवरी में अपने काम का आगाज़ नहीं करते। फरवरी में जो पूरा शहर उसको स्वीप करना शुरू कर दिया जाता है और दिसंबर तक उसको किया जाता है। सिर्फ जनवरी का महीना होता है जो कदरे आप काम काफ़ी कम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि KPK हो, इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में अब कौन जिम्मेदार है? वज़ीर दाखिला ज़िम्मेदार है, वहाँ वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार है, उनकी इस्लामाबाद में डेंगू के मरीज़ बहुत सामने आ रहे हैं। भी आ रहे हैं मुज़म्मिल, वहाँ पे अमवात भी हुई हैं। और देखें, अगर अमवात का मतलब ये है कि वहाँ का जो वायरस है वो सिंपल डेंगू फीवर से नहीं बात हो रही है, इसका मतलब हेमरेजिक के पेशेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। इसी तरह पंजाब में अगर आप देखें, बिल्कुल लाहौर में तो पेशेंट की ज़्यादा 70, 80, 90 तक पहुँच चुकी है, बल्कि इतवार को ही 126 थी। ये उनकी रिपोर्ट के मुताबिक है। अब जब हम लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पे वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि जो अमला हमने भर्ती किया था लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, शेखुपुरा में, रावलपिंडी में, उस अमले को कम कर दिया गया। अब आपने जब पूरे शहर की स्वीपिंग करनी है ना, तो आपने उनके घरों का एक लाइफ साइकिल बनाना है कि 5-6 दिन बाद बरसात में आपने उस घर पर, उस हॉटस्पॉट पे पहुंचना है। जब आप 15-15 दिन, महीने में ना वहाँ पहुंचेंगे ही नहीं और स्वीपिंग का अमल ही नहीं होगा, लोगों को अवेयरनेस नहीं की जाएगी, याद ध्यान नहीं की जाएगी, तो वही सूरत हाल होगी जो अभी इस वक्त हो रही है। अब हो क्या रहा है? आपने पहले कोरोना की बात की, कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं तो ज़ाहिर है दीगर एलिमेंट्स कंप्रोमाइज़ हो रही हैं, थिएटर्स में डिले किया जा रहा है, ऑपरेशन को डिले किया जा रहा है। इसी तरह जब डेंगू के पेशेंट्स भी आ जाएंगे और खुदा ना खासा HDU में या ICU में जगह कम पड़ जाएगी, तो एक डिजास्टर की तरफ हम जा सकते हैं। तो चाहिए तो ये था हुकूमत को कि आपके जब SOP मौजूद है, डेंगू के जो SOPs हैं उस पर अमल ना होने की वजह से डेंगू का आउटब्रेक हुआ नहीं, उस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हुआ। देखो, एक तो उन्होंने अमला कम कर दिया, क्योंकि आपने खबर पड़ी होगी वज़ीर आला साहब ने कहा कि मैं 10,000 जो सीट्स हैं वो फौरी तौर पर भर्ती। ये भर्ती का तो फ़ायदा कोई नहीं है, सीज़न तो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अक्टूबर के एंड पे तो ये सीज़न इख्तिताम की तरफ, आप अब भर्ती करें, फिर बंदों को ट्रेंड करें, तो जो बंदे रखे गए थे अगर उन्हीं से ही काम लिया जाता फरवरी से, तो आज आपको ये दिन देखना ना पड़ते। फिर जो आप इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं
वो आपने इंपोर्ट करनी बंद कर दी, आप लोकल यूज़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे उसका एक ज़ाहिर असर आता है। हम WHO अप्रूव यूज़ करते थे। मैंने ये भी खबर पढ़ी है कि जो लाइफ सेविंग टीका है डेक्स्ट्रॉन 40 वो भी शॉर्ट हो रहा है, उसको आपको टाइम पे इंपोर्ट करना चाहिए था, वो डेंगू के लिए यूज़ होता है। तो आपने जब स्वीपिंग का काम ही नहीं किया, फिर अस्पताल में एक और बड़ी टेक्निकल बात है, और मुझे यकीन है इस बात का, जो हुकूमत नहीं मानेगी, कि जो डॉक्टर हैं, आपको पता है कि इमरजेंसी में हाउस अफसर बच्चे होते हैं, फेलोशिप करने वाले बच्चे होते हैं, हर साल वो बच्चे निकल जाते हैं। आपने उनको क्या कोर्सेज कराए, रिफ्रेश किया उनको कि जो डेंगू के पेशेंट आएंगे उनको किस तरह चेक करना है, उनका इलाज कैसे करना है? तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमने शहबाज साहब के दौर में सारी की थी। प्रॉपर बुकलेट्स मौजूद हैं, SOP मौजूद है। हमारे दौर में कैबिनेट कमेटी थी। आपका ख्याल है KP, इस्लामाबाद और पंजाब में जो इस वक्त डेंगू का आउटब्रेक है वो इसलिए है कि गवर्नमेंट कोविड पे फोकस करती रही और डेंगू पे फोकस नहीं रहा? कोविड पे कुछ हद तक इन्होंने फोकस किया, मैं उधर भी अभी आऊँगा। कोविड में जो मेरे इनके बारे में एक एनालिसिस है कि कोविड में कहाँ कहाँ इनसे गैप्स हैं, लेकिन डेंगू में तो इनकी सूरत हाल बहुत बुरी है। आपको पता है इमरान खान साहब ने डेंगू ब्रदर का भी नारा लगाया था जब 2011 में पूरे लाहौर में अमवात हो रही थी, लोग पेशेंट से अस्पताल भर चुके थे। तो भाई आप पे अब अपनी जिम्मेदारी है। जब आपके उधर आया था तो आप तो खैर नथियागिरी चले गए थे, अब खुदारा इस्लामाबाद को, KPK को, पंजाब को, जो वज़रा वहाँ के वज़ीर हैं उनको साथ बिठाएं, वज़ीर आला को साथ बिठाएं। डेंगू पे आपको एक मीटिंग करनी चाहिए। और जो गैप्स हैं, अब देखें अब चीज़ें ना आगे निकल चुकी हैं। जब एक बार आउटब्रेक हो जाए ना, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आप कुछ जाने बचा सकते हैं, तो लेकिन हुकूमत की मुझे संजीदगी नज़र नहीं आ रही। मुझे किसी जगह इमरान खान साहब, बुज़दार साहब, प्रोफेसर साहबा या कोई वज़ीर मुझे बता दें डेंगू फील्ड में काम, हम तो ईद वाले दिन भी फील्ड में काम किया करते थे। तो मीडिया का कैमरा इस बात का गवाह है कि अभी तक हुकूमत की जो संजीदगी है डेंगू में वो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा। एक राय ये भी है ना कि चलो फैल रहा है, अब रहा ही पीछे सारा 1 महीना गया है, तो फिर नवंबर में तो होगा नहीं, मुज़म्मिल तो भाई 30 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। अक्टूबर की इसलिए बात की है कि नवंबर के शुरू में ना हल्की हल्की खून की शुरू हो जाएगी। उसको खून की का क्या इम्पैक्ट आएगा? उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि लाइफ साइकिल उसका लंबा होता जाएगा और ये फिर दिसंबर में क्लोज होगा जाके। हर दिन कीमती है, हर दिन का मतलब है 70 पेशेंट्स अगर या 80 आ रहे हैं लाहौर में, तो इससे कहीं ज़्यादा घरों में मौजूद हैं। अब उन खुदा न खास्ता 70-80 में अगर अल्लाह ना करे एक की भी डेथ हो जाए, तो एक ज़िंदगी तो हम बचा सकते हैं। तो हमें ये अगले 30-40 दिन है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन वो मेहनत हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब ज़रा दूसरा कोविड की तरफ आ जाते हैं। कोविड की डेथ्स भी हम देख रहे हैं 90 की तादाद में है, पंजाब में है। लोग अमल नहीं कर रहे मास्क पे, SOPs पे। लोग आज़ादियाँ चाहते हैं। अब लोग तंग आ गए हैं इस लॉकडाउन से, इन चीज़ों से। वो ज़िंदगी को नॉर्मल की तरफ चाहते हैं। तो गवर्नमेंट कब तक इस तरह बंद रख सकती है? देखिए, हमें ना बड़ी एक बैलेंस बात करनी पड़ेगी। एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, एक माशरे की ज़िम्मेदारी है। हर चीज़ हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। सो माशरे को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, SOPs पे अमल करना है, और जो एक लाइफ अपना स्टाइल है उसको कुछ ना कुछ तो हमें बदलना पड़ेगा। पूरी दुनिया ने कोरोना को हिट किया है। हम ये कहेंगे सिर्फ हुकूमत या पाकिस्तान में है, तो ऐसी बात नहीं है। मेरे जो सवालात हैं हुकूमत से पहले दिन से, वो ये हैं कि आप जब एक विवाह आती है तो उससे निपटने के लिए जो आपको काम करना है, आप उस मेहनत से काम नहीं करते। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमने 90 रुपये का CBC आपको पता है डेंगू के दौर में किया था, जो आज तक चल रहा है। भाई, आप जो प्राइवेट लैब थी उनसे निगोशिएट करते या उनको किट्स फ्राहम करते या कहते कुछ प्रॉफिट कम करो, 6,500 7,500 हज़ार का जो टेस्ट है, आप मुझे बताइए घर के 5 या 8 अफराद हैं, 3 दफ़ा कराना पड़े, वो कैसे कराएंगे? तो आपको पहली बात उसका रेट कम करना चाहिए था। आपका मौक़िफ़ है कि गवर्नमेंट ने मेरा 2 साल में कोविड के टेस्ट का रेट फिक्स नहीं किया। मेरा ख्याल है कि इसको 3,000 से ज़्यादा नहीं होना था, इससे कम कर सकते थे। उसमें बहुत कम मार्जिन आया था लैब्स के पास, लेकिन लैब्स के हज़ारों की तादाद में टेस्ट हो रहे होते हैं। तो बड़े पैसे बनाए होंगे प्राइवेट लैब्स ने। इसको बिल्कुल कह सकते हैं, और इसको हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी इनको रेगुलेट करती। उसके बाद आप देखें कि रेमडेसिविर टीका लाइफ सेविंग है। पिछले साल कई महीने वो फाइल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पड़ी रही, और आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, ड्रैप ने वो फाइल भेजी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, उसकी कीमत का तयन होना था। 3-4 माह वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग अब हो रहा है इंजेक्शन, तो 4-5 माह जब वो टीका शॉर्ट था तो लोगों को इंतहाई यानी आजमाइश में से गुजारना पड़ा। एक्टेम्बरा टीका रॉश कंपनी का इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में शॉर्ट है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत शॉर्ट है, अभी भी कई गुना कीमत पे लोगों को मिल रहा है। तो ये लाइफ सेविंग टीके हुकूमत का काम होता है, उसने हर एक चीज़ पे गौर करना होता है। कोविड में लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो हमने देखा है लाखों रुपए में और बहुत बिकी हैं। फिर मुज़म्मिल भाई, जो वैक्सीनेशन है, अगर आप गौर करें, उसमें बहुत शिकायत आ रही हैं। एक शिकायत तो बड़ी सीरियस आई है अभी 2-4 दिन पहले। लोगों ने किया, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। वो हमने कतई भी नहीं किया। हम तो नवाज शरीफ के जाली सर्टिफिकेट पे भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। चलें, आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, ये नवाज शरीफ वाला तो आप लोगों ने खुद बनवाया। आप 7 साल वजीर सेहत रहे हैं, आपने कहा गवर्नमेंट को एक्सपोज करें, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन लगता है मुस्लिम लीग नून का। नहीं, कभी भी मुस्लिम लीग नून ने देखें ऐसी हरकत नहीं की, ना ये करना चाहिए। एक तो मुझे उस वाक़े के बारे में ये इनको गवर्नमेंट को कंफर्म, पहले उन्होंने एमएस को मुअत्तल कर दिया है, पता नहीं करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, एक दबाव पे शायद कर दिया। देखना तो ये चाहिए था कि क्या हो सकता है उसी नाम के मियाँ साहब का नाम का कोई बंदा और मौजूद हो, तो ये हक़ाइक़ इनको पहले देखने चाहिए थे। अब वो तहकीकात हो रही हैं, उसमें जो भी बात है वो सामने आ जाएगी, लेकिन अफसोसनाक है क्योंकि इस किस्म के वाक़यात पहले भी हुए हैं। और वो कैसे हुए हैं, किसी ने एक डोज़ लगवा ली, अब उसका नेट में सिस्टम जो है उसमें नहीं आ रहा, वो देख रहा है उसमें सिस्टम। ये शिकायत लोगों की आती रही है कि लोगों को वैक्सीनेशन लगा दी गई लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं इनके जो आईटी सिस्टम है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो ज़ाहिर हुकूमत को बेहतर करना चाहिए। लोगों ने अब जब कंडीशनल चीज़ें आ रही हैं कि आपने पेट्रोल डलवाना है, आपने अगर खाना खाना है या कहीं जाना है तो आपको सर्टिफिकेट अपना दिखाना पड़ेगा, या पाकिस्तान से बाहर जाना है तो लोगों के लिए ये मुश्किलात हो सकती है। इनको अपने सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। अच्छा, आपने चूँकि अभी बात की उन टीकों की जो कोविड में लगते हैं और वो शॉर्ट होकर कई गुना कीमतों पर यहाँ पर बिके हैं पीछे, जब जो ही कोविड का आउटब्रेक ज़्यादा होता है उनकी कमी हो जाती है और गवर्नमेंट वो सप्लाई चेन नहीं बरकरार रख सकी। लेकिन एक अमूमी तौर पर 3 साल में अद्वियात की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। आप वज़ीर सेहत रहे हैं, आप लोगों पर ये इल्ज़ाम है कि आप अपने दौर में कीमतों को रैशनलाइज नहीं करते रहे, आपने कीमतें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं रखी, पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डूब गई, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे चली गई, यहाँ दवाइयाँ बनाना जो है वो घाटे का सौदा हो गया, लिहाजा उस रैशनलाइजेशन पे सारा बोझ इस गवर्नमेंट पे आ गया। मौजूदा हुकूमत बड़ी नालायक और निकम्मी है, इसका ये काम है कि ख़ुद कुछ करना ना और पिछली हुकूमत में सारी बात डालती रहनी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो अद्वियात की कीमत बार बार बढ़ा रही है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। क्या वजह कि 5 साल में हमारे दौर में कीमतें बहुत कम बढ़ी। देखिए, गुजारिश है कि जब भी किसी दवाई को मैं 2 बताना चाहूँगा किसमें। एक दवाई वो है जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में आती है, वो 800-900 दवाइयाँ जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। हर दवाई को गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, दवाइयाँ हज़ारों की तादाद में होती हैं। गवर्नमेंट उन दवाइयों की कीमतों पे चेक एंड बैलेंस रखती है जो रोज़मर्रा की देते हैं, कार्डिक है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। वो जो अद्वियात हैं जी, वो जो अद्वियात हैं वो हैं जो कितनी है? ये 800-900 थी हमारे दौर में, हो सकता है प्लस माइनस उसमें हुआ और कुछ किताब में। टोटल दवाइयाँ कितनी? और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है मुजम्मिल भाई, ये इंडिया में भी है। हर वो मुल्क जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ पे अद्वियात की कीमत को थोड़ा कंट्रोल करना गवर्नमेंट ने, तो एक नोटिफिकेशन के जरिए वो कहते हैं कि ये जो दवाइयाँ ना, आप इनकी कीमत बढ़ाने से पहले गवर्नमेंट से कंसल्टेशन कर लें। तो एक समरी जाती है ड्राइव से, जो एडवाइज़र हैं हेल्थ उनके थ्रू, और वो जाती है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उस कीमत का तयन किया जाता है, उसको कैबिनेट में ले जाते हैं ना, फिर वो कैबिनेट ले जाते हैं। अब बात यह है कि हमारे दौर में पहली बात है एक्सपोर्ट 40 से ज़ायद मुल्कों में हो रही थी। हमारे दौर में ये नहीं था कि अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी, उस वक्त भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां काम कर रही थी, उस वक्त वो कारोबार कर रही थी। हाँ, हमने किया ये जब PIC का ड्रग रिएक्शन का वाक़या हुआ तो उसके बाद शहबाज साहब ने पूरे पंजाब में, लाहौर में ड्रग टेस्ट लैब मौजूद थी, 4 हमने और लैब्स बना दी, हमने मुल्तान में बना दी, भालपुर में बना दी, फैसलाबाद में बना दी, पिंडी में बना दी। फिर उन 5 लैब्स को, मैं आपको बताना चाहूँगा, बरतानवी माहिरीन बुलाया और उसको उस लैब्स को उस लेवल पे ले गए। लैब के अंदर एक पूरा एक निज़ाम होता है प्रोटोकॉल का, उस प्रोटोकॉल को ठीक किया, क्वालिटी चेक करना, अद्वियात की, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर ज़रा ड्रग इंस्पेक्टर्स का और नए फार्मासिस्ट भर्ती किए, वो एक खैर लंबी डिटेल है। तो आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट भी तो किसी लॉजिक पर बढ़ा रही है ना? क्या लॉजिक है? गवर्नमेंट के जो इस वक्त खान साहब की टीम है ना, मेरा ख्याल है वो अफसोसनाक कहना पड़ता है कि उनका चीज़ों पे ना गौर नहीं है बहुत ज़्यादा। जब तक आप देखें फार्मास्यूटिकल से हैंड इन ग्लव्स है उनका, मैं ये नहीं कहूँगा फार्मास्यूटिकल, आपका ख्याल है प्रॉफिट बढ़ गया? नहीं, मेरा ख्याल है इनको निगोशिएट करना ठीक नहीं आता, इन पे दबाव पड़ता है और इस दबाव के तहत फिर वही काम कर देते हैं, कीमतें बढ़ा देते हैं। हम उनके साथ बैठते थे, उनके साथ वर्किंग करते थे, प्रोफेशनल्स बैठाते थे, फिर एक चीज़ का तयन किया जाता था कि आपकी कीमत बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़। देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी प्रॉफिट कमाना है, कम कमाना है, ज़्यादा कमाना है, बिल्कुल इस पर बहस हो सकती है। ये तो नहीं करना कि आप अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट ना करें, आपने एक्सपोर्ट भी अपनी बढ़ानी है, तो आप उनके साथ बैठ के कहते हैं डॉलर बहुत बढ़ गया इसलिए महंगी। देखिए, डॉलर बढ़ने की वजह भी तो हुकूमत खुद ही है ना। तो हुकूमत अगर डॉलर का दवाइयों की कीमतों से कितना बहुत कम ताल्लुक है मेरे ख्याल में। मैं आपको बताऊं, सिर्फ बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हो रहा है और वो एक दवाई में बहुत कम रेशो में पड़ता है। तो मेरे ख्याल में कि उसकी बुनियाद पे इतनी कीमतें 14 बढ़ा देनी, ये इंतहाई नामुनासिब है, ये हुकूमत की लापरवाही है। हुकूमत को इंडस्ट्री के साथ बैठना चाहिए। इंडस्ट्री में बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं, हमने उनके साथ मिलकर काम किया है और मैं समझता हूँ अगर उनके साथ बैठ के प्रॉपर निगोशिएट किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म उनको बुलाएं, उनके साथ बैठें, घंटा 2 उनसे बात करें, रिक्वेस्ट करें उनको। हम इसी तरह करते थे। अच्छा चलें, इस गवर्नमेंट का ने हेल्थ पे काम भी बहुत, मतलब हेल्थ कार्ड है,
इतने नए हस्पताल, आप तो लाहौर से बाहर निकलते ही नहीं थे ना। जो हस्पताल नए बने हैं पूरे पंजाब में वो हमारे दौर में बने। यार मैं 2-3 मिनट में बताना चाहूँगा कि हमने कहाँ कहाँ हस्पताल, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। पहली बात यह है कि PKLI तो 20 अरब रुपये का प्रोजेक्ट था। लाहौर में हमने बेदियाँ, मनामा, सब्जाजार, रायविंड, अब चलें लाहौर में 3500 बेड का इजाफा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा साउथ की तरफ सफ़र का आगाज़ करते हैं। साहिवाल चलते हैं, नया मेडिकल कॉलेज में भी बना है 3 अरब रुपए का। जो पुराना अस्पताल था उसको रेनोवेट किया है, 500 बेड का। नहीं बुज़ार साहब का नहीं पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, मैं तो ये बातें उनके मुंह पे कर चुका हूँ। मेरा तो चैलेंज है कि मेरे साथ आ जाएं, आप प्रोफेसर साहब आ जाएं, तो मैं सामने हम बात कर लेते हैं ना बैठ के, बात तो सबूत के साथ की जाएगी। अब साहिवाल मेडिकल कॉलेज हमारे दौर में बना, साहिवाल मेडिकल कॉलेज का पुराना अस्पताल हमारे दौर में रेनोवेट हुआ। जो 500 बेड की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका था, आप उसको अब तक मुकम्मल नहीं कर सके। अब पहुंचते हैं मुल्तान में चिल्ड्रन अस्पताल में 150 बेड का टावर हमारे दौर में बना। नश्तर यूनिवर्सिटी हमारे दौर में बनी, किडनी इंस्टीट्यूट हमारे दौर में बना, बन यूनिट हमारे दौर में बना, ड्रग टेस्ट लैब हमारे दौर में बनी, रीजनल ब्रेस्ट सेंटर हमारे दौर में बना मुल्तान में। अब हम चलते हैं आगे अपना मुजफ्फरगढ़, भाई तैयब अर्दगन अस्पताल 410 बेड का हमारे दौर में बना। उसका जो फेज़ 2 है वो क्यों नहीं शुरू किया गया 3.5 साल से, वो साउथ ऑफ पंजाब नहीं है। मुजफ्फरगढ़ का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हमारे दौर में रेनोवेट हुआ। अब DG खान चलते हैं हम, डेरा गाजी खान में नया मेडिकल कॉलेज हमारे दौर में बना, 500 बेड का वहाँ पे हमने शुरू किया अस्पताल। वो नहीं सुन ले मैं उधर भी आ रहा हूँ। मैं सर बनाया नहीं, बन रहा है सर, वो नश्तर 2 भी बना रहे हैं, उस पर भी आए थे। DG खान में जो 500 बेड का अस्पताल मुकम्मल कर रहे थे, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने बुज़ार साहब के सामने बजट स्पीच में ये कहा था कि मेहरबानी फरमा के उसे फंडिंग करें, इस बुनियाद पर कम फंडिंग ना करें कि वो शहबाज साहब के दौर में शुरू किया गया था। जो उनका अपना कार्डियक इंस्टीट्यूट, उनके वालिद के इंतहाई शरीफ आदमी थे, हमारे कुलीग थे, नाम पे बन रहा है, उस पर भी सुन लें। जो अनाउंस किया जाती है प्रोजेक्शन, बजट बुक में ना लिखा होता है 3 साल में इतने पैसे देने हैं, उससे आधे नहीं दिए जाते। अपने प्रोजेक्ट का उनका हाल ही है, और मेरे जो फिगर्स हैं इस पर वो अपनी वजाहत दे दें। इसको चेक कर रहे हैं, बजट बुक इनकी है ना, बजट बुक मेरी बजट बुक तो नहीं है। भी ये ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं, लाहौर में कौन सा ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं सर? बिल्कुल वो अनअप्रूव स्कीम है, बजट बुक में लिखा हुआ है, वही मैंने इनके मुंह पे कहा। मिनिस्टर साहब बैठी थी, बुज़ार साहब बैठे थे, सारी कैबिनेट बैठी, असेंबली के फ्लोर में मैंने कहा कि आप एक 14 अरब का आपने अस्पताल अनाउंस किया है, पैसे उसके लिए क्या रख रहे हैं आपने 700 साल में अस्पताल बनाना है। वो तो करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया अनअप्रूव स्कीम है, और वो शुरू क्यों नहीं हो रहा? तो बात यह है कि पूरे टावर बन रहा है इतना बड़ा, गंगाराम में जो गायनी वार्ड बन रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसको भी पूरे पैसे नहीं बन रहे। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने उसकी निशानदेही की थी कि 12-14 साल में अस्पताल वो बनेगा। उसकी जो टोटल लागत है, उसका जो फंड दिए जा रहे हैं, जो सालाना फंड, भी आप जो ADB में पैसे देंगे उसी को आप लगाएंगे ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहालपुर में, मैं थोड़ा मुझे बता देने दें, बहालपुर में कार्डियक इंस्टीट्यूट हमारे दौर में बना, किडनी इंस्टीट्यूट हमारे दौर में बना, वहाँ पे सिविल अस्पताल 410 बेड का हमारे दौर में बना। पंजाब गवर्नमेंट एयर एम्बुलेंस खरीद रही है आपके दौर में, अल्लाह करे खरीद ले। अभी तो कंसेप्ट है ना, जैसे लाहौर का अस्पताल बन रहा है 14 अरब का, पैसे दे नहीं रहा, अप्रूव है। जैसे फलां चीज़, अब सेहत कार्ड की आपने, सेहत कार्ड तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, इन्होंने उसी को बिल्कुल नहीं शुरू किया। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं आप इस तरह करें, एक हफ्ते बाद इस पर दोबारा प्रोग्राम कर लेते हैं। मैं आपको ये चैलेंज है मेरा कि सेहत कार्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है ना बातें, ये सारी बातें आप मेरे से दोबारा बुला लें एक हफ्ते बाद, और मैं उसकी 2 मिनट से सुन लें कि हमने किया क्या क्या था। इस्लामाबाद में उसको हमने लॉन्च किया, गिलगित में हमने उसको लॉन्च किया, मुजफ्फराबाद में हमने उसको लॉन्च किया, पंजाब के बेशतर इज़ला में हमने कार्ड्स बांट दिए थे। रेस्क्यू चौई परवेज़ साहब ने शुरू किया था, कुछ इज़ला में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था, उसको 36 इज़ला तक शहबाज साहब ले गए। ये होना चाहिए, लेकिन सेहत कार्ड अगर कहें तहरीक इंसाफ, तो तहरीक इंसाफ ने, हाँ जो उनका कार्ड है वो उन्होंने ज़रूर तहरीक इंसाफ का फ्लैग जो है उसको प्रिंट किया है, ये ज़रूर किया है। उसी प्रोग्राम बिल्कुल हमने की थी मियाँ साहब की फ़ोटो। इन्होंने ये पाकिस्तान का झंडा भी वहाँ पे लगा सकते थे, लेकिन बाहर उन्होंने तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया। तो ये बातें तो यही करते थे ना कि आप अपने आप को प्रमोट करते हैं। अब सारे इश्तिहारात में हर जगह वही कर रहे हैं जो पुराने पाकिस्तान में होता था। तो सेहत कार्ड की शुरुआत हमने की, शुरू करना मुश्किल है, और वही कंपनियाँ, वही 56 कंपनियाँ जिन पे बहुत शोर मचा जाता था, जिन पे साकिब साहब, निसार साहब भी बात करते थे, जिन पे हुकूमत बात, वही कंपनियां तो काम कर रही हैं, फिर कंपनी को बंद कर दें। उसी कंपनी के थ्रू तो सारा कार्ड सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है जो हमने कंपनियां एस्टैब्लिश की थी। तो इसका मतलब है कि हमारा वो मौक़िफ़ ठीक था। तो सेहत कार्ड का क्रेडिट जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलेगा। ये अच्छा काम करेंगे उसको आगे, लेकिन मेरी ये इसको पूरा बहुत अच्छी बात है, उसको आगे लेकर चलना चाहिए। लोग अब इनके नाम से सेहत कार्ड को जानेंगे, सर वो मुज़म्मिल भाई इसलिए नहीं, हमें याद कराना पड़ेगा। देखिए पूरा मीडिया गवाया है, सारे कॉलमिस्ट गवाए हैं, जब प्रोग्राम्स होते थे, जब महदूद भी नहीं है, महदूद भी नहीं था, ला महदूद भी नहीं था,
एक प्रोग्राम देखें आप शुरू करते हैं, आप सबसे पुअर ऑफ द पुअर कैटेगरी को टच करते हैं, उसके बाद उस प्रोग्राम को बढ़ाया जाता है। स्टेट लाइफ की कैपेसिटी पहले दिन तो नहीं थी, अभी भी मुझे उनकी कैपेसिटी पे यकीन नहीं है कि वो पूरे पंजाब को कवर कर सकते या नहीं कर सकते। अगला मेरा सवाल ये है कि पंजाब की तमाम आबादी जो खुशहाल आबादी है उसका प्रीमियर तो लोगों को खुद देना चाहिए, पुअर ऑफ द पुअर का गवर्नमेंट दे, तो गवर्नमेंट बोझ एक हद तक डालना चाहिए। तो उसमें हमारे कई रिजर्वेशंस हैं जिस पे हमने हर शहरी को नहीं देना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल हर शहरी को दें, लेकिन जो शहरी पे कर सकता है प्रीमियम वो शहरी पे करे, जो गरीब आदमी पे नहीं कर सकता उसका हुकूमत पे करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आज हमने टॉपिक बिल्कुल कोई सियासी नहीं रखा, हेल्थ रखा है। हमारे यहाँ बिल्कुल इन टॉपिक्स पर कम गुफ्तगू होती है, लेकिन हमने डेंगू पे, अद्वियात की कीमतों पे, कोविड पे और हस्पतालों की सूरत हाल के ऊपर बात की है। आज तक के लिए इतना। अपना मेज़बान मुज़म्मिल सरवरदी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।